रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। दोस्तों आज की वीडियो में एक सवाल से शुरू करना चाहता हूं। दोस्तों मान लीजिए आपने किसी को काम सौंपा हो, उसने कहा हो आपसे कि भैया तुम भरोसा रखो मुझ पर, मैं आपका काम जरूर करूंगा। आपने उस पर भरोसा भी किया और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आपने उस पर भरोसा किया और वही व्यक्ति 12 साल बाद आपके सामने आकर खड़ा होकर कहे कि देखो मैं सबसे लंबे समय तक कुर्सी पर बैठा रहा हूं, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या आप उसको देखकर तालियां बजाएंगे या उससे पूछेंगे भाई इतने दिन तो तुम कुर्सी पर बैठे रहे हो तो क्या क्या किए हो? 26 मई 2014 से प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 4399 दिन हो चुके हैं पूरे। नॉट आउट। दोस्तों आज देश का मेन स्ट्रीम मीडिया जश्न मना रहा है, ढोल पीट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं, बधाइयां उनको दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं एक पत्रकार के तौर पर और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आज मेरा यह फर्ज भी बनता है कि मैं वो सवाल पूछूं जो कोई नहीं पूछ रहा है। 12 साल तक दोस्तों कुर्सी पर सबसे लंबे समय तक मोदी जी रहे हैं, तो यहाँ पर जवाब मेरा ये बनता है कि उन्होंने हासिल क्या किया है। आज की इस वीडियो में ना हम उनका हिसाब मांगेंगे जो कोई मांगने की हिम्मत नहीं रखता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि चैनल पे नए हैं ना तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आइए शुरू से हम लोग पूरा उनका हिसाब मांगते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो आज हम उस चीज़ से शुरुआत करेंगे जो 12 सालों में सबसे ज़्यादा हुआ है। काम की बात नहीं करेंगे, योजना की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा 12 सालों में प्रचार हुआ है। मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में सरकारी विज्ञापनों पर 6000 करोड़ रुपए खर्चा किया है। एक बार दोस्तों आप फिर से सुन लीजिए, 6000 करोड़ रुपया। यह आपका पैसा था, टैक्स पेयर का पैसा था, वो पैसा था जो अस्पतालों में जाना चाहिए था, स्कूलों में जाना चाहिए था, आपके जेब में वापस आना चाहिए था। लेकिन गया कहाँ? टेलीविज़न पर गया है, अखबारों की होर्डिंग पर गया है, ताकि आपको बताया जा सके कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। दोस्तों अगर सच में आप काम करते ना, अगर सच में आप बदलाव लाए होते ना, तो इतना विज्ञापनों की ज़रूरत क्यों पड़ती? जो नेता सच में बदलाव लाता है ना, उसे ढिंढोरा नहीं पीटना पड़ता है। भाइयों बहनों मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझे 7 महीने दीजिए, 7 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूँ। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। 2014 आपको याद है, देश में एक लहर थी, एक उम्मीद थी और उस उम्मीद की सबसे बड़ी नींव थी रोजगार का वादा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, हर साल 2 करोड़। यानी आप दोस्तों समझ रहे हैं, 12 साल उनको हो गया है, मतलब 24 करोड़ नौकरियां मिल जाना चाहिए था। आज देश का नौजवान पूछ रहा है वो 24 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? जवाब आया पकौड़ा बेच लो, तो फिर जवाब आया कि रील बना लो। अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे कि नहीं मानोगे? यूट्यूबर बन जाओ। और इधर हालात ये हो गई है कि देश के 80 करोड़ आबादी आज मुफ्त राशन पर निर्भर हो गई है। 80 करोड़ दोस्तों, मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी हर दूसरा भारतीय। यह उस देश की तस्वीर है जो विश्व गुरु बनने का सपना दिखाया गया है। हम रोजगार नहीं दे सकते हैं, पर हाँ तुम हमसे राशन ले लो। और दोस्तों सबसे दर्दनाक बात आपको पता है यहाँ पर क्या है? अब नौकरी देना तो दूर की बात है, परीक्षा भी ढंग से नहीं हो पा रही है इनसे। नीट पेपर लीक हो गया, लाखों बच्चे का भविष्य दांव पर लग गया। हालात इतनी बिगड़ गई कि नौजवानों ने खुद एक पार्टी बना ली। जी हाँ दोस्तों, नौजवानों ने खुद एक पार्टी बना ली जिसका नाम है काकरोच जनता पार्टी, सिर्फ इसलिए ताकि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा सके। जब युवा इस मुकाम तक पहुंच जाए ना, तो समझ लीजिए सरकार कहीं ना कहीं नकम्मी हो गई है। दोस्तों उस वादा की जो सबसे ऊंची आवाज में किया गया था, काला धन, जी हाँ दोस्तों काला धन, विदेश में जमा काला धन वापस लाऊंगा, हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी
हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। और हुआ क्या? विदेश से काला धन आया नहीं, उल्टा देश का पैसा लूट कर लोग खुद विदेश भाग गए। जी हाँ दोस्तों, नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, यह नाम किसी परिचय का अब मोहताज नहीं रह गया है। इन्होंने हजारों करोड़ रुपए बैंक का चूना लगाकर देश से भाग गए सरकार के कार्यकाल में। और हाँ दोस्तों, इसी सरकार के कार्यकाल में आराम से देश छोड़कर निकल गए। आज वो विदेश में बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं, और हम सुन रहे हैं कि दाऊद बीमार है। 12 साल में यही खबर बस आ पाई है, और वो भी एक फिल्म के जरिए। जिस सरकार के पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त नहीं है, वो देश को जवाब देने के बजाय पिक्चर देखने की सलाह देते हैं। पेट्रोल की अगर हम लोग बात कर लें तो 2014 में मंच से वादा किया गया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम 30-35 रुपये प्रति लीटर कर दूंगा। आज पेट्रोल कितने का है यह आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद रोज़ भरवाते हैं, रोज़ जेब आपकी जलती होगी। और जब महंगाई बढ़ती है तो जवाब क्या आता है आपको पता ही होगा। अरे हाँ, वही सोना मत खरीदो, तेल कम खाओ, विदेश मत घूमने जाओ। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है, और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। यानी देश के आम नागरिकों को समझाया जा रहा है कि अपनी जिंदगी छोटी कर लो, अपनी जरूरतें घटा लो, लेकिन सरकार अपने विज्ञापनों पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और रुपए की बात करें तो ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। कहते थे कि रुपए का गिरना देश के लिए शर्म की बात है। उनकी सरकार में रुपए डॉलर के मुताबिक इतना नीचे आ गया है कि अब गिरने की बात भी नहीं होती है। अब तो आदत सी हो गई है मान लीजिए। सबसे जोशीला नारा आपको पता है क्या था? देश नहीं बिकने दूंगा। वो लूट रहे हैं सपनों को, वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ मैंने कसम उठाई है, हाँ मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। रैलियों में गूंजता था, भीड़ दीवानी हो जाती थी, लेकिन 12 सालों में जो बिका उसकी लिस्ट बनाए तो शायद यह कार्यक्रम मेरा छोटा पड़ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि एयर इंडिया बिक गई है, सरकारी फार्मेसी कंपनियां IMPCL बेचने की तैयारी हो रही है। BSNL का इतना बुरा हाल हो गया है कि खुद प्रधानमंत्री जियो का प्रचार करते हुए नजर आए हैं। एक एक करके वो कंपनियां, वो संस्थाएं, वो संपत्तियां जो भारत की जनता ने दशकों की मेहनत से खड़ा किया था, बेचा जा रहा है अब उसे। जनता की संपत्ति जनता के पैसे से बनी, जनता की जानकारी के बिना बेची जा रही है। इसे आप क्या कहेंगे, जरा हमें भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और अब दोस्तों हम उस तबके की बात कर लेते हैं जो इस देश की असली रीढ़ हैं। यानी कि दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं किसान का। वादा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 कब का गुजर गया है और हुआ क्या है? किसान सम्मान निधि के नाम पर एक पैकेज थमा दिया गया है। साल में सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये यानी 500 रुपये महीना। आज 500 रुपये में क्या होता है? एक बार पेट्रोल भरवाओ तो ज़्यादा नहीं बचता है। और उधर डीजल के दाम जिससे किसान अपना ट्रैक्टर चलाता है, मोदी सरकार के आने के बाद दोगुना हो गया है। खेतों की लागत बढ़ गई है,
फसल का दाम आज भी कौड़ियों के भाव हो गया है, किसान कर्ज में डूब गया है, मंडियां में लूट जाता है और सरकार कहती है कि हमने किसानों का सम्मान किया है। सम्मान यानी आप समझ रहे हैं, सम्मान यानी नाटक किया है। नीतियों का निर्धारण उस रूप में करना चाहिए, क्यों न हमारे देश में 100 नए शहर बने, आधुनिक शहर बने, वॉक टू वर्क कंसेप्ट के रूप में बने, स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने, ये स्पेशलाइज सिटी क्यों न बने। वहीं 100 स्मार्ट सिटी का ऐलान हुआ था, लोग उत्साहित थे, आधुनिक शहर, सड़क साफ, बेहतरीन बुनियादी ढांचा। आज पूछिए वो 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है। जिन शहरों को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था वहां आज भी बारिश में सड़क जो है वह डूब जाती है, बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं लोग वहां के। स्मार्ट सिटी बनी नहीं, लेकिन उसका बजट स्मार्ट तरीके से इधर उधर जरूर हो गया है और बनने से ज़्यादा इन 12 सालों में मिटाने का काम भी हुआ है। बच्चों की किताबों से 5 साल का इतिहास हटा दिया गया है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी, यह तथ्य पाठ्य पुस्तिका से बाहर कर दिया गया है। जो देश अपने बच्चे को सच्चा इतिहास नहीं पढ़ाता वो देश किस दिशा में जाता है। इतिहास मिटने से इतिहास नहीं बदलता है, लेकिन हाँ पीढ़ियां जरूर बर्बाद हो जाती है। और यही नहीं, अभी और सुन लीजिए, भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा था, आज हालात क्या है। भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो गई है। पहले जो काम 50 रुपये में होता था अब वही काम 500 रुपये में होता है, लेकिन होता उसी तरीके से है। इलेक्टोरल बॉन्ड, चंदा का वो रास्ता जो अंधेरे में खुला था, जिसमें किसने किसको कितना दिया जनता को नहीं पता चला था। लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ, लेकिन किस पर हुआ आपको पता है? विपक्ष पर हुआ। जो सत्ता के करीब थे उन पर नहीं हुआ था। और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर जो सवाल उठे हैं ना, वो इस देश के इतिहास में पहले कभी भी किसी पर भी नहीं उठा था। यही नहीं दोस्तों, आपको तो ये भी पता होगा कि चीन हमसे बाद में आज़ाद हुआ था। 1947 में हम हुए थे, 1949 में वो हुआ था। उसकी शुरुआती हालत हमसे भी बदतर थी। आज वो दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम बहस कर रहे हैं कि मंदिर बना या नहीं, मस्जिद थी या नहीं, नेहरू जी जिम्मेदार थे या नहीं। जनता ने मोदी को इसलिए चुना था क्योंकि उम्मीद थी यह आदमी सच में बदलाव लाएगा। लेकिन 12 साल बाद धर्म चल रहा है, प्रचार चल रहा है और देश जो हमारा है वो वहीं पर खड़ा है। कुर्सी पर सबसे लंबे समय तक बैठने का रिकॉर्ड बना लेना काफ़ी नहीं होता है मोदी जी। इतिहास आपको इस बात से नहीं याद करता है कि आप कितने देर तक बैठे हैं। इतिहास पूछता है कि आप बैठे तो क्या क्या हमारे लिए किए थे, और उस सवाल का जवाब जनता दे चुकी है, जनता दे रही है, जनता देती रहेगी। मैं सच बोलता हूँ और डंके की चोट पर बोलता हूँ। अगर यह जरूरी लगे तो आप शेयर करिएगा, अगर आपको जरूरी नहीं लगता है तो मत करिएगा, आगे बढ़ जाइएगा।